Assalamu alaikum. Our today's topic is translocation in the phloem. Plants may increase in size की वजह से, that roots and leaves became increasingly separated from each other in space. So long distance transport के लिए systems evolve हुए हैं plants में, ताकि root और shoot के दरमियान products की exchange easily हो सके. Roots जो कुछ absorb करती हैं और लीव्स में जो कुछ assimilate होता है वो आसानी से इन दोनों पार्ट्स के दरमियान एक्सचेंज हो सके जो एक दूसरे से काफी दूर हैं स्पेस में. सो ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए दो बेसिक पाथवेज या सिस्टम्स प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं, विच आर फ्लोएम एंड जाइलम. Xylem and phloem both extend throughout the plant body, but you know that xylem is meant for the transport of water and minerals and other things dissolved in it, whereas phloem is mainly involved in the translocation of the products of photosynthesis from the mature leaves to areas of growth and storage, including the roots. तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसलोकेट करने के लिए या शुगर्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसलोकेट करने के लिए फ्लोएम काम करती है. बट शुगर्स आर नॉट द ओनली प्रोडक्ट्स जो कि फ्लोएम में ट्रांसलोकेट होती है. देयर आर मेनी अदर substances as well which use this pathway for movement in the plant. The cells of the phloem that conduct sugars and other organic materials throughout the plant are known as sieve elements. आपको पता है फ्लोएम में बहुत सारे सेल्स होते हैं. फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. मेनली जो उसका पार्ट या सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं दे आर sieve elements. सीव एलिमेंट्स के अलावा फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी होते हैं, पैरेन्काइमेटिस सेल्स भी होते हैं बहुत से, एंड इन सम केसेस आपको पता है फाइबर्स एंड स्क्लेरीज भी होते हैं जो कि एक्चुअली meant for the protection and strengthening of the tissue. एंड कई प्लांट्स में लेटिसिफर्स यानी लैटिक्स कंटेनिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं फ्लोएम के अंदर. फ्लोएम के जो मेनली जो सेल्स हैं दो तरह के होते हैं, आपको पता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं और सीव सेल्स होते हैं. और ये सेल्स बेसिकली इन्वॉल्व हैं ये जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं. सीव एलिमेंट्स का एक प्रोमिनेंट फीचर है सीव एरिया. सीव एरियाज सीव सेल्स का, सीव ट्यूब एलिमेंट्स का एक prominent part है, and these are the areas in the cell walls where pores are interconnected, and इस तरह से जो conducting cells हैं phloem के वो इन pores के through इन sieve areas में interconnected होते हैं. Here you can see the structure of the phloem sieve elements. This is a schematic diagram which shows a mature sieve element. sieve tube element है actually ये, जिसके आप external view देख रहे हैं यहाँ पे A part में, whereas in B you can see the longitudinal section showing two sieve tube elements which are joined together to form a sieve tube. ये एक दूसरे से join हुए हुए हैं. इनके दरमियान जो sieve plate है यहाँ पे के pores होते हैं और वहां से ये इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से. और इसके साथ कंपेनियन सेल्स मौजूद हैं. कंपेनियन सेल्स में ऑर्गेनेलीज एज कंपेयर टू द मैच्योर सीव एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं और मेनी मेटाबॉलिक फंक्शंस लाइक respiration and other metabolic functions are taken up by companion cells when sieve elements get mature. And here you can see that in sieve tube elements, these are connected through the plasma membrane. इनकी बड़ी continuous है neighboring sieve tube elements की, और इसी वजह से इनके दरमियान transport easily possible होती है. Sieve tube elements can get damaged sometimes. तो उनके damage को रिकवर करने के लिए या डैमेज से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में. बिकॉज अगर सीव ट्यूब एलिमेंट्स डैमेज हो जाए कहीं से तो वहां से लीकेज हो जाएगी डेफिनेटली. जैसे कि अगर हमारा ब्लड कहीं से निकल जाए, आपको पता है, तो आप वहां से अगर ब्लड थ्रू फ्लो होता रहे तो इट वुड बी डैमेजिंग.
एंड उसको स्टॉप करने के लिए क्लॉट बन जाता है। तो इसी तरह सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास भी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, जिसमें से एक मैकेनिज्म एंजियोस्पर्म्स में जो एग्जिस्ट करता है खास तौर पे, वो है प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम प्रोटीन्स व्हिच आर नोन एज पी प्रोटीन्स। पी प्रोटीन्स आर फाउंड इन dicots and many monocots, and they are usually absent in gymnosperms, and they are of different types actually. They are tubular in structure, fibrillar, granular, and crystalline as well. Immature cells में p proteins एक discrete bodies की शक्ल में present होती हैं साइटोसोल में, जिनको p protein bodies कहते हैं। p proteins का मेन फंक्शन क्या है कि जब डैमेज होते हैं सीव एलिमेंट्स तो ये उसको सील ऑफ कर देती हैं by plugging up the sieve plate pores. और ये तो इसका short term solution है, whereas a longer term solution to sieve tube damage is the production of callose. Callose in the sieve pores. Callose is actually beta 1,3-glucane and it is synthesized by an enzyme present in plasma membrane, और ये deposit होती है between the cell membrane and the cell wall, और इस तरह से ये प्रोटेक्ट करती है डैमेज से सीव एलिमेंट्स को और सील कर देती है जहां से भी डैमेज हुआ होता है। ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है, यानी process of movement of substances in the phloem that follows certain patterns. हमेशा जो movement है that occurs from one part towards another part, और जिस तरफ से हो रही होती है, जिन ऑर्गन्स से हो रही होती है, उनको सोर्सेस कहते हैं, और जिन ऑर्गन्स की तरफ हो रही होती है उनको सिंक्स होते हैं। और सोर्सेस में मोस्टली इंक्लूड करते हैं एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स भी, हम इनको कह सकते हैं, मोस्टली एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स एंड मैच्योर लीव्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स एज वेल, ठीक है। और ये परमानेंटली ऐसा नहीं होता कि सोर्स एक ही रहे। फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज रूट्स ऑफ बायनल वाइल्ड बायनल प्लांट्स, आपको पता है कौन से प्लांट्स होते हैं? वो प्लांट जो कि जिनमें कि एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और वेजिटेटिव ग्रोथ करके प्लांट अपनी फूड प्रोड्यूस करके स्टोरेज ऑर्गन्स में सेव कर लेता है फॉर द नेक्स्ट सीजन। और ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन व्हाट हैपेंस कि जो उस स्टोर हुई हुई फूड होती है उसको यूटिलाइज करके प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाता है और अपनी प्रोडक्शन जो है वो करता है। तो यही होता है बीट में, वाइल्ड बीट में भी। उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ग्रेन सीजन या सीजन में क्या होगा कि शुगर जो है वो एक्यूमुलेट होंगी, लीव्स सोर्स के तौर पे एक्ट करेंगे, एंड सिंक जो है वो डेफिनेटली बीट रूट होगी। ड्यूरिंग द सेकेंड ग्रोइंग सीजन क्या होगा कि सेम रूट जो कि सिंक थी पिछले सीजन में, अब सोर्स बन जाती है, एंड इट गिव्स द sugars which are remobilized and utilized. Remobilized means they are converted into the form which can be transported, because you know that storage की form में sugars होती है starch की form में, whereas जब शुगर ट्रांसपोर्ट होती है तो ये सक्रोज की फॉर्म में दूसरी फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड to the forms which can be transported, and they are transported and utilized to produce new shoes which ultimately become reproductive. Sink क्या है? Sink mostly non-photosynthetic organs होते हैं of the plant, and the organs that do not produce enough photosynthetic products to support their own growth or storage needs. तो जो plants के part हैं जो खुद photosynthesis नहीं करते, वो mostly sink के तौर पे भी करते हैं। सोर्स टू सिंक पाथवेज जो हैं वो certain anatomical and developmental patterns को भी follow करते हैं, like proximity. What is proximity? Proximity is actually कि कितना दूर है सोर्स और सिंक एक दूसरे से। तो सोर्सेज और सिंक्स जो एक दूसरे से करीब होते हैं उनके दरमियान यूजुअली ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जानी है तो वो बहुत नीचे वाले लीव्स से नहीं जाएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के करीब जो लीव्स मौजूद होंगे उनकी तरफ से वो एज सोर्स एक्ट कर रहे होंगे फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेयर एज रूट्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली नीचे वाले जो लीव्स होंगे वो यूजुअली उनको ट्रांसलोकेशन कर रहे होते हैं या फूड को चाह रहे होते हैं, एज अ सोर्स एक्ट कर रहे होते हैं उनके लिए।
मोर ओवर डेवलपमेंटल पैटर्न्स भी सोर्स टू सिंक पाथवेज फॉलो करते हैं, यानी डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं पैटर्न्स ऑफ सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप। ठीक है, लाइक इनिशियली कुछ लीव्स जो हैं वो स्टोरेज ऑर्गन्स को या दूसरे प्लांट ऑर्गन्स को जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उनको भेज रहे होते हैं फूड, बट जब रिप्रोडक्शन का फेज आ जाता है तब मेन सिंक जो है वो एक्ट कर रहा होता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो इस तरह से डेवलपमेंटल पैटर्न्स के साथ साथ भी सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप या पाथवेज जो है वो चेंज होते रहते हैं। वेस्कुलर कनेक्शंस आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो दो पार्ट्स हैं जो सोर्स और सिंक के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, अगर उनके दरमियान डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, और वहाँ पे उनके दरमियान सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप होता है। मोर ओवर ये जो सोर्स टू सिंक पाथवेज हैं दे आर नॉट परमानेंट, दे कैन बी मॉडिफाइड अंडर सर्टेन कंडीशन। डेवलपमेंट में जैसे हमने बात की वो भी होता है, साथ साथ अगर किसी किस्म की हिंड्रेंस आ जाए, किसी किस्म का डैमेज आ जाए या कोई और इश्यूज आ जाए तो उस वजह से अगर ट्रांसलोकेशन दो एक सोर्स और सिंक के दरमियान डिस्टर्ब होती है तो वो सोर्स किसी और पार्ट के लिए पार्ट को भी अपना सिंक बना देता है। सेम इज ट्रू फॉर द सिंक कि अगर उसकी एक सोर्स जो है फॉर एग्जांपल एक लीफ जो उसकी सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा था, अगर वो टूट गया किसी वजह से तो कोई और लीफ जो है वो रूट को सप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से मॉडिफिकेशन भी होती रहती है ट्रांसलोकेशन पाथवे की, दे आर नॉट परमानेंट। ठीक है, which are the materials translocated in the phloem? Definitely carbohydrates, sucrose is the sugar most commonly transported in sieve elements. इसके अलावा नाइट्रोजन जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम में that is largely in the form of amino acids and amides, whereas जितने एंडोजेनस प्लांट हार्मोन्स हैं यानी द प्लांट हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द प्लांट बॉडी इंक्लूडिंग द मेन ग्रुप्स ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एसिटिक एसिड, दे आर फाउंड इन फ्लोएम। प्रोटीन्स जो फ्लोएम में मौजूद हैं उनमें पी प्रोटीन जिनका हमने अभी तस्करा किया है, इसके अलावा कई प्रोटीन काइनेजेस हैं, थायरोडॉक्सिन है, यूबिक्विटोन है, चैपरॉन्स हैं एंड प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं जो पाए जाते हैं फ्लोएम में। एंड इंटरेस्टिंगली सम इनऑर्गेनिक आइंस जो बेसिकली जाइलम के थ्रू मूव करते हैं, उनमें से कुछ आयंस लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड क्लोराइड भी फ्लोएम के अंदर से पाए जाते हैं। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट की अगर रेट की बात करें तो इट इज फार फास्टर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की रेट हमने पढ़ी थी कि जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है डिफ्यूजन रेट बिकम्स slower. In general, velocities measured by variety of techniques are range इनकी average जो है वो that is 1 meter per hour, which is quite faster as compared to the diffusion rate. So we can say that diffusion is not the process which is transporting these materials in the phloem, and it ranges from zero point 0.3 to 1.5. ठीक है, 0.3 से 1.5 meters per hour तक की रेंज है, whereas 1 meter per hour जो है that is its average. Now let's see what is the mechanism of translocation in the phloem. ट्रांसलोकेशन के मैकेनिज्म को बेस्ट एक्सप्लेन करता है प्रेशर फ्लो मॉडल। प्रेशर फ्लो मॉडल में को समझने के लिए हमें फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग को समझना पहले जरूरी है। फोटोसिंथेट की जो मूवमेंट होती है into the phloem, that is known as phloem loading, and movement of photosynthate from the sieve elements to the sink cells is known as phloem unloading. The pressure flow model states, which was proposed by Ernest Munch in 1930, it states that flow of solutions in the sieve elements is driven by an osmotically generated pressure gradient between source and sink. वो सॉल्यूशंस का जो फ्लो है सीव एलिमेंट्स में वो सोर्स और सिंक के दरमियान किस मेनली फोर्स के तहत होता है, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट, and that pressure gradient is maintained and generated by some osmotic processes. Now let's see how. In source tissues, what is happening that फ्लोएम लोडिंग इज अकरिंग। ठीक है, सोर्स टिश्यूज वो टिश्यूज जैसे लीव्स हैं वहां पे उसके वेस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम मौजूद है। फ्लोएम के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाती हैं लीव के मेसोफिल सेल्स से, एंड दिस प्रोसेस इज एनर्जी
ड्रिवन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्लोएम लोडिंग। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि शुगर्स अकमुलेट हो जाते हैं सीव एलिमेंट्स में। जब अकमुलेट होंगे तो आपको पता है जहाँ पे भी सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा, and it will result in the decline in water potential as well. And in response to the water potential gradient, डेफिनेटली वाटर पोटेंशियल कम हुआ है तो इर्द गिर्द के टिश्यूज से, मेनली जाइलम आपको पता है फ्लोएम के करीब ही होती है, तो वहां से वाटर एंटर्स द सीव एलिमेंट्स एंड causes turgor pressure to increase. So this is how turgor pressure या pressure जिसको हम जनरली कहते हैं that increases in the areas of phloem जो कि सोर्स में मौजूद है। ऑन द अदर हैंड रिसीविंग एंड पे या सिंक टिश्यूज में क्या हो रहा है कि ट्रांसलोकेशन पाथवे के उस एंड पे फ्लोएम अनलोडिंग हो रही है, यानी फ्लोएम से मूव कर रहे हैं शुगर्स फ्रॉम द सीव एलिमेंट्स टुवर्ड्स द स्टोरेज ऑर्गन्स और टुवर्ड्स द सिंक सेल्स। तो वहां पे क्या हो रहा है कि उसकी वजह से सलूट पोटेंशियल हाई हो जाएगा क्योंकि वहां पे सलूट कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो सलूट पोटेंशियल हाई होने से वाटर पोटेंशियल भी राइज कर रहा है जाइलम से कंपैरिजन में। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वाटर विल लीव फ्लोइंग इन रिस्पॉन्स टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसकी वजह से टर्गर प्रेशर में डिक्रीज आता है सिंक एरियाज के। एंड सीव प्लेट्स जो मौजूद हैं अभी हमने स्ट्रक्चर में देखी, उनकी वजह से रेजिस्टेंस अलोंग द पाथवे रहती है। अगर ये ट्यूब बिल्कुल कंटिन्यूस होती, मीन्स के बिल्कुल सी प्लेट्स ना होते और बिल्कुल एक पाइप की तरह क्लियर होती, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट थोड़ी देर में बैलेंस आउट हो जाता। बट इनकी वजह से चूंकि रेजिस्टेंस आती है तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रहता है जनरेट होने के बाद, और सीव एलिमेंट्स में सोर्स और सिंक के दरमियान मूवमेंट जो है वो काफी देर तक चलती रहती है। Let's see through this diagram as well कि pressure flow model में actually हो क्या ये predict कर रहा है कि होता क्या है कि जो source cells होते हैं वहां से sugars, the red circles here you can see, वो companion cells में और phloem के sieve elements में जाते हैं। sieve elements में जब वो जाते हैं तो वहां पे osmotic potential decline कर जाता है। osmotic potential decline करने का result क्या होता है, वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन कर जाता है। वाटर पोटेंशियल जब डिक्लाइन करता है तो एज द वाटर पोटेंशियल ऑफ जाइलम इज हायर इन कंपैरिजन विद द फ्लोएम सीव एलिमेंट्स, तो वाटर मूव करता है जाइलम से टुवर्ड्स द फ्लोएम सीव एलिमेंट इन द एरियाज ऑफ सोर्स। इसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट इन एरियाज में इंक्रीज्ड है, whereas on the other hand sugars are moving away from the this part, that is the sieve elements in the sinks near the sink cells. तो वहां पे शुगर मूव कर रही है through companion cells into the सिंक सेल्स, अनलोडिंग का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि सलूट कंसंट्रेशन कम हो रही है, जिसका रिजल्ट है कि सलूट पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वाटर विल लीव फ्लोएम एंड इट विल मूव टुवर्ड्स जाइलम, एंड रिजल्टेंटली यहाँ पे ओवरऑल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। प्रेशर कम होने का रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ सोर्स में सीव एलिमेंट्स और जो सिंक के सीव एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस substances will ultimately move through bulk flow process। हमने पहले भी पढ़ा है कि bulk flow process क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज बल्क फ्लो। तो उसकी रिजल्ट के तौर पे मूवमेंट नेट जो है वो सोर्स वाले सीव एलिमेंट से सिंक वाले सीव एलिमेंट्स की तरफ जारी रहती है। The pressure flow model here that gives some predictions, and the predictions were later confirmed, and that's why this is the most acceptable model for explaining process of translocation. तो इस प्रोसेस की सबसे जो ये मॉडल है इसकी सबसे पहली प्रिडिक्शन है कि सी प्लेट पोर्स मस्ट बी अनऑब्स्ट्रक्टेड, बिकॉज अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होने के बावजूद मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये पहले जब ऑब्जर्वेशन की जाती थी तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जब हम कट करते हैं ना फ्लोएम को, तो उस दौरान डैमेज हो जाता है तो वो सील ऑफ हो जाते थे। तो इनिशियली समझा गया कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शंस भी होती हैं, नेचुरली भी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये प्रेशर फ्लो मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। बट लेटर ऑन जब टेक्निक्स हमारे पास बेहतर
techniques to observe the structures, like X-ray crystallography and like so. तो उसकी वजह से हमें पता चला कि सीव प्ले पोर्स जब सीव एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं तो दे आर unobstructed, उनमें किसी किस्म की obstruction नहीं होती. Moreover, true bi-directional transport means simultaneous transport in both direction is not possible, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट आप देख रहे हैं कि वो सेल्स के दरमियान जो मेंटेन हुआ है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के लॉन्ग अगर मूव करना है तो एक तरफ का ज़्यादा, एक तरफ का कम है, तो डेफिनिटली एक साइड से दूसरी तरफ से मूव करना है. ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी साइड से पिछली साइड की तरफ दोबारा मूव करना शुरू हो जाए. तो बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट एक ही सीव एलिमेंट में पॉसिबल नहीं, सिंगल सीव एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है. यानी जो कंटिन्यूअसली सिंगल सीव ट्यूब्स के मेंबर हैं एक ही जो कंटिन्यूटी में आते हैं उनमें पॉसिबल नहीं है. दो जो पैरेलल चल रहे हो तो वहां पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर प्रेशर ग्रेडियंट दो डिफरेंट सीव ट्यूब्स का, वो पता है सीव फ्लोएम में एक ट्यूब थोड़ी है, बहुत सारे सीव एलिमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं और बहुत सारी ट्यूब्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो डिफरेंट ट्यूब्स में हो सकता है. बट एक सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट्स सीव ट्यूब में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट एक सर्टेन मेंटेन हुआ है और वो जिस तरफ ज्यादा है वहां से कम की तरफ ही मूव करेगा. तो ये भी चीज लेटर ऑन प्रूव हो गई. एंड ग्रेट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एज वेल इज नॉट रिक्वायर्ड. डिफरेंट सब्सटेंसेज जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन को कम करते हैं वो यूटिलाइज करके देखा गया कि ये फ्लेम ट्रांसलोकेशन बहुत कम मुतासिर होती है ऐसे प्रोसेसेस से जो एनर्जी को रोकते हैं. एनर्जी इज रिक्वायर्ड लोडिंग के प्रोसेस के लिए, डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर्ड है, बट द और मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है, बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन इज प्रेशर ग्रेडियंट ड्रिवन, तो उसके लिए एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट. दो लोडिंग का प्रोसेस में डेफिनेटली एनर्जी चाहिए होती है. प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस आल्सो डिमांड्स that the presence of a positive pressure gradient. Initially pressure gradient को जितना हम तो कह रहे थे कि बल्क फ्लो के लिए चाहिए वो प्रेशर ग्रेडियंट ऑब्जर्व नहीं किया गया, बट लेटर ऑन टेक्निक्स हमारे पास ऐसी आई जिनसे पता चला कि वाकई प्रेशर ग्रेडियंट जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम सोर्सेस टू सिंक, वो प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है. Now let's see what is phloem loading. Phloem loading actually chloroplast से sieve elements तक की जो movement है substances की उसको हम कहते हैं. Several transport steps are involved in this process of the movement of photosynthete from the phloem from the mesophyll chloroplast to the sieve elements of the mature elements, and this process is known as loading. इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि पहला स्टेप है ट्रायोस फॉस्फेट जो फोटोसिंथेसिस में फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द डे. They are transported from the chloroplast to the cytosol. Firstly, is definitely chloroplast is the structure जहाँ photosynthesis हो रही है, वो organelle जहाँ पे photosynthesis होती है, तो वहाँ से products जाएंगी. They would be converted into the sucrose in the cytosol. और नाइट में क्या हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही स्टोर हुआ होता है स्टार्च, तो वो स्टार्च जो है वो भी बाहर निकलता है और ग्लूकोज की फॉर्म में बाहर जाता है एंड साइटोसोल में कन्वर्ट हो जाता है सक्रोज में. एंड different other sugars जो ट्रांसपोर्ट होती हैं are also synthesized in some other species. सक्रोज से वो भी बन जाती हैं and then these sugars mainly sucrose moves from mesophyll cells to the vicinity of the sieve elements, the smallest veins हैं, and this short distance transport pathway usually covers the distance of only 2 to 3 cells. ऐसा नहीं होता कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है, mesophyll से phloem तक जाने के लिए कुछ cells का distance ही cover करना पड़ता है sugar को. Then in the process called sieve element loading, sugars are transported into the sieve elements and companion cells. And this is how process of sieve elements loading occur. Photosynthete can move from mesophyll cells, एपोप्लास्टिक पाथवे से भी मूव कर सकती हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे से भी मूव कर सकती हैं. जो एपोप्लास्टिक पाथवे से मूवमेंट है दैट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी, और इन एपोप्लास्टिक पाथवे सीव एलिमेंट्स लोडिंग जो है दैट अकर्स थ्रू स्पेसिफिक सक्रोज प्रोटॉन सिम्पोर्टर्स. प्रोटॉन सिम्पोर्टर्स रिक्वायर्ड है इसके लिए. दिस इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस. एटीपी डिपेंडेंट सक्रोज ट्रांसपोर्ट सीव एलिमेंट्स में जो है लोडिंग का इसमें को ट्रांसपोर्ट हो रही है. दो को ट्रांसपोर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स भी जाते हैं और सक्रोज भी मूव करती है. एक्चुअली प्रोटॉन पंपिंग होती है एटीपी को यूटिलाइज करते हुए. दीज प्रोटॉन्स जो हैं वो
बाहर जाते हैं सीव एलिमेंट से, एंड दीज प्रोटॉन ग्रेडियंट जो मेंटेन हुआ हुआ है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द movement of sucrose through these specific channels जो कि सिम्पोर्टर्स कहलाते हैं। सिम्पोर्टर्स आर चैनल्स जो कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक ही वक्त में मूव करते हैं। हियर यू कैन सी प्रोटॉन्स भी जा रहे हैं और सक्रोज भी इसके थ्रू मूव हो रहा है, इसलिए इट्स अ सिम्पोर्टर और कोटन सोडा को कह रहे हैं, एंड दिस इज ड्रिवन बाय एटीपी। तो देयरफॉर लोडिंग का प्रोसेस जो है दैट इज एटीपी डिपेंडेंट एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है। फ्लोएम अनलोडिंग में क्या होता है, बेसिकली जो इवेंट्स हो रहे हैं सोर्स में, सिंक में उनसे ऑपोजिट या रिवर्स इवेंट्स हो रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट इनटू द सिंक ऑर्गन्स, जैसा कि डेवलपिंग रूट्स हो गई, ट्यूबर्स हो गए, डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गए, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज import, and the steps which are involved include firstly sieve tube, sieve elements unloading. This is the process by which imported sugar जो होती हैं, they leave the sieve elements of the sink tissues, वो निकल जाती हैं sieve tube elements से, and short distance, next step is short distance transport, sieve tube elements से निकलने के बाद unloading of the sugars are transported to the cells in the sink by means of short distance transport pathway. This pathway has also been called as post sieve element transport. Then what happens कि final step में sugars are stored हो जाती हैं या मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं। डेफिनेटली अगर उन्होंने एनर्जी के लिए यूज़ होना है या किसी और मकसद के लिए यूज़ होना है तो वो मेटाबोलाइज हो जाएंगी एंड या स्टोर हो जाएंगी, वो भी डेफिनेटली मेटाबोलाइज होके इन द फॉर्म ऑफ स्टार स्टोर हो जाएंगी। These three transport steps together are known as phloem unloading। तो इस तरह से phloem loading और unloading का प्रोसेस होता है और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कंप्लीट। Thank you so much. That was all about. If you have any questions, you may ask. Thank you.